महाराष्ट्र में आजकल क्या चल रहा है? जिस तरह से उद्धव गुट के सांसद जो है वो उनको लेके अटकलें लग रही हैं, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रफुल्ल सारदा जी। प्रफुल्ल सारदा जी, ये महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है? देखिए, इतने सालों तक तो महाराष्ट्र में विकास की राजनीति थी। महाराष्ट्र में एक डेवलपमेंट की राजनीति थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस ब्रेक हुआ, उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर से जो है एक नाथ शिंदे और उनके साथ में शिवसेना के कई विधायक जो है उन्होंने अपना गुट या अपना समर्थन जो है बीजेपी के साथ दिया। उसके बाद एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और शिवसेना होने का दावा किया, क्लेम किया। हालांकि वो कोर्ट में विषय है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सब बातें गई तो मेन जो सिंबल है, पार्टी सिंबल, वो डेफिनेटली एक नाथ शिंदे को मिला और असली शिवसेना जो है उनकी तरफ से क्लेम भी किया गया। और हमने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है, जो एक नाथ शिंदे के साथ जुड़े। हमने देखा कि जब स्टेट इलेक्शंस थे, जब कॉरपोरेशन बीएमसी के इलेक्शन थे, जब पूना में या पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे, किस तरह से एक नाथ शिंदे के साथ बहुत सारे शिव सैनिक जुड़े और सबको ताकत देने का जो काम है वो एक नाथ शिंदे ने किया। और इतनी ताकत देने के बाद अब जब दोबारा से जब स्टेट इलेक्शन हुआ, यानी कि मैं रिसेंट स्टेट इलेक्शन की बात करूं, तो उसमें बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी और बीजेपी को कड़ा समर्थन जो है लोगों की तरफ से दिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत बढ़ी। लेकिन शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी शिव सैनिक गए थे, उनके सपोर्ट से एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि इन बिटवीन पॉलिटिक्स में ऐसा भी कुछ हुआ कि अजीत पवार, उन्होंने भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भी अपनी विचारधारा से थोड़ा सा हट के जो स्टैंड लिया और वो भी सत्ता में शामिल हुए। लेकिन अभी का जो है मैं कहूंगा कि जैसे मानसून सत्र चालू होगा पार्लियामेंट का, और उस समय पे जिस तरह से मीडिया में जो खबरें आ रही है और उसमें ये पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ और जो है लगभग 6 से 7 एमपी जो है वो जुड़ने में इंटरेस्टेड है। उनकी काफी सारी मीटिंग्स हुई, यानी कि वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के, उद्धव ठाकरे का ग्रुप जो है वो छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की राजनीति जो है अब इन सब चीजों से आगे बढ़ चुकी है। लोगों को अपने एरिया में विकास चाहिए। उनको पता है कि अगली बार कोई इलेक्शन होगा तो बिना विकास काम के या बिना डेवलपमेंट वर्क की हम लोगों के सामने आके वोट नहीं मांग सकते। और वोट आपको तभी मिलेंगे जब आप एक रूलिंग पार्टी का हिस्सा बनते हो। हमने ये भी देखा कि किस तरह से बंगाल में बीजेपी को जीत मिली, और बंगाल की जीत का कहीं ना कहीं श्रेय जो है मुझे लगता है कि विकास की राजनीति वो भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जिस तरह से बाकी एनडीए घटक दलों का जो विश्वास है वो रहा। हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और राज्यसभा से एमपी बन के आज दिल्ली में गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर जो है मैं कहूंगा हर स्टेट बेस्ड पार्टी जो है वो अपना भवितव्य, अपना भविष्य जो है आज बीजेपी के साथ में देख रही है। जिस तरह से टीएमसी के बागी नेता, या मैं कहूंगा कि जैसे एमपीओ का 20 एमपीओ का लगभग समर्थन जो है उन्होंने भी एनडीए को दिया, तो कहीं ना कहीं विकास की राजनीति इस देश में हमें देखने मिल रही है। हालांकि इस बारे में कई अटकलें लगाई जा सकती है कि क्या बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, क्या इंडिया अलायंस को नहीं, तोड़ने की कोशिश हो बीजेपी का रही है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि बीजेपी तो अपना आधार राज्य दर राज्य बढ़ाती जा रही है। लेकिन अगर अगर हम उद्धव गुट की बात करें तो आखिर क्या वजह है कि उद्धव गुट से लगातार उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बारी बारी से सब छोड़ रहे हैं? और अब अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का अब भविष्य आगे की राजनीति में क्या आप देखते हो? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हम लोग स्टेट इलेक्शंस की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मुंबई में 10 सीटें जो है उद्धव ठाकरे की केवल राज ठाकरे की वजह से आई है। नहीं तो उनकी जो 20 का जो आंकड़ा था वो 10 पे रुक जाता। क्योंकि जहां पे भी राज ठाकरे ने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए थे, वहां पे जो जीत का जो मार्जिन था, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे का भी जो जीत का मार्जिन था, वो लगभग 8-9 हजार के आसपास का था। और जो मनसे के जो कैंडिडेट ने जो वोट्स लेते वो लगभग 12 से 15 हजार के आसपास का था। अगर वोट्स अगर भी शिवसेना को मिल जाते थे तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो 20 सीटें ये उतनी भी नहीं आती थी। आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की राजनीति जिस तरह से रही है, हमने देखा कि इंडिया अलायंस की जो नेशनल मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी, उसमें भी उद्धव ठाकरे वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, वो ऑनलाइन शामिल हुए।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अभी तक के जो राजनीति जिस तरह से उनकी कई वर्षों से पिछले कई वर्षों की रही है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने भवितव्य की अपने पार्टी की चिंता होगी। और पार्टी के जो नेता है वो कितने समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, मुझे लगता है इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। 6 से 7 एमपी जिस तरह से मैंने कहा कि वो कंटिन्यू एकनाथ शिंदे के टच में है और वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोबारा से ऑपरेशन टाइगर एक्टिवेट होगा महाराष्ट्र में। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि एकनाथ शिंदे जी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से बल देते हैं, यानी कि पावर देते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और इन्होंने ये पिछले कई समय में करके दिखाया है। उन्होंने अपने बेटे को कभी भी जो है कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री या एमओएस सेंटर में दिया नहीं, बल्कि उन्होंने बाकी जो कार्यकर्ता है उनको बल देने का प्रयास किया। स्टेट में भी उनकी राजनीति बिल्कुल वही रही है और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो है अमित शाह से और मोदी जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो ज्यादा बार्गेनिंग पावर रखते हैं। और इसी विश्वास के साथ उनसे जो भी एमपी जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इन सब चीजों में बैकफुट में जाते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि 2 से 3 ही ऐसे एमपी होंगे लोकसभा से इलेक्टेड जो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अगर किसी भी एमपी को आज अगर आप कोई विकल्प दे दोगे तो वो डेफिनेटली जो है सत्ता में आना चाहेगा, वो विकास की राजनीति में आना चाहेगा। और आने वाले समय में जब वो अपने एरिया में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड लाके काम कर पाएगा, तभी उसके लिए जो है पब्लिक वोट करेगी। तो अपने भवितव्य की चिंता करने के हिसाब से भी जो है यहाँ के लोकल एमपीज कहूंगा या एमएलएस कहूंगा, वो रूलिंग पार्टी में एकनाथ शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ या अजीत पवार पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ये सब देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि कई जो निकटवर्ती उद्धव ठाकरे के जो है वो डे टू डे बेसिस पे एकनाथ शिंदे के टच में है। और वो चाहते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाए और जिस तरह से उनको वो जाके जो है वो समर्थन दे दे। या ये भी हो सकता और है डैमेज उद्धव कंट्रोल ठाकरे, करने में ये डैमेज भी हो कंट्रोल सकता करने में है कि उद्धव अभी ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ में बार्गेनिंग भी चल रही होगी। उद्धव ठाकरे के साथ में बार्गेनिंग सॉरी, करने से कुछ है नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ बार्गेनिंग भी चल रही होगी कि इस तरह से हम आते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मुझे लगता है कि अब वो फेज खत्म हो चुका है, क्योंकि जो 6 7 एमपी जो बचे कुचे है वो 9 एमपी, उसमें 6 या 7 जो जाना चाहेंगे, मुझे लगता है कि वो केवल सपोर्ट की राजनीति में आएंगे। अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन बार्गेनिंग पावर के साथ मुझे पर्सनली डाउट लगता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो बल होना चाहिए वो अच्छा खासा संख्या बल है। जो भी आएगा उसका वो जरूर वेलकम करेंगे। और एज अ ओल्ड शिव सैनिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी जो है उनके लिए ठीक से वेलकम करेंगे। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो आज के समय में उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिसका वो लालच दे के या नहीं, जो कोई बात यहाँ ऑफर पे दे ये के। हो रही है कि बात वेलकम करने की नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये सांसद अपने आप ये बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं, हम एकनाथ शिंदे के साथ में जाएंगे, उद्धव गुट को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो अगर इस तरह से कोई बात है तो बार्गेनिंग अगर बड़ा शब्द है तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, तभी वो अश्योरेंस मिला होगा, तभी तो वो उनके पास में गए हैं। देखिए कैबिनेट रीशफल जो है वो होने वाला है, इसकी ऐसी अटकलें मीडिया के माध्यम से सब जगह पे आई है। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा नहीं लगता कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो है जो आने वाले 7 एमपीज को मिलेगा। हो सकता है बार्गेनिंग पावर के अगर हिसाब से बात करूं तो एक एमओए से एक कैबिनेट मिल जाए, लेकिन अभी जो उनके साथ जो एमपी जो है क्या वो उन्हें क्या देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक पब्लिक सेंटीमेंट जो होता है उस बेस पे अगर हम देखेंगे तो एमएलए और एमपी चलते हैं। और अगर एमपीज ने आई एम श्योर शिफ्ट होने से पहले या समर्थन देने से पहले या बात छेड़ने से पहले अपने कॉन्स्टिट्यूसी में जरूर एक सर्वे कराया होगा, कहीं ना कहीं बात की होगी और उसके बाद ही जो है इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है। ये ओवरनाइट होने वाला डिसीजन नहीं है। इसके पीछे 2 3 महीनों से जो मेहनत की जाती है और उसके बाद ही कोई भी नेता, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए जो है वो स्विच होने का सोचता है। मुझे लगता है अभी के लिए विकास के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, रूलिंग पार्टी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, ताकि पार्लियामेंट में लोगों के मुद्दे उठाए जा सके। पार्लियामेंट में अपने एरिया में मैक्सिमम फंड लाके जो है जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अच्छे रोड्स, पानी की व्यवस्था, यानी कि ओवरऑल विकास की राजनीति करने की बात अगर कोई करेगा तो जनता का समर्थन उसे मिलेगा। और एकनाथ शिंदे जो है बाकी कुछ अश्योरेंस दे ना दे,
फंड की अश्योरेंस उनकी तरफ से हमेशा मिलती रही है। हमने ये इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी देखा था, जब बीएमसी के इलेक्शंस हुए तब भी देखा था, जब स्टेट इलेक्शंस हुए तब भी देखा था। लाड़की बहन यानी कि लाडली बहना जो योजना उन्होंने चालू की, उनको उसमें रुकावट नहीं आनी थी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से उन्हें एक अपर हैंड मिला है, और एमपी एमएलए जो उनके साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहेंगे भविष्य में, वो इसी बात को लेके आएंगे। उद्धव ठाकरे के पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, और जिस तरह से एक विश्वास जो होता है एक लीडरशिप पे, कहीं ना कहीं वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत के जिस तरीके से बयान रोज आते हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने शिव सैनिक और अभी के शिव सैनिक दोनों को हर्ट करने वाले हैं। तो इन सब में हर एमपी एमएलए अपना एक सेफ ग्राउंड देखेगा, और उस समय में एकनाथ शिंदे ये एक उनको अपने लीडर के तौर पे नजर आते हैं। और शिवसेना आज की पार्टी वो एज पर इलेक्शन कमीशन भी एकनाथ शिंदे की ही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर अ, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यानी कि उबाटा जो है, अगर उसमें दो चार नेता के अलावा कोई ना बचे तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। बिल्कुल, जिसके पास सत्ता है राजनीति उसी के इर्द गिर्द डोलती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।